अभी हमने क्या कर दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर अप्लाई कर दिया, राइट। इफ वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या कनेक्ट कर दिया हम यहाँ पे, बैटरी, राइट, प्लस दिस इज माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया, राइट। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है उन पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव क्या हो जाता है यहाँ पे, पॉजिटिव टू निगेटिव मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, राइट। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बिकॉज ऑफ दिस फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सबका ओरिएंटेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और ये भी क्या अपना वायर है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। देखो तो करंट का डेफिनेशन ही यही है, करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। फ्लो ऑफ चार्जेस में क्या आएगा, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो निगेटिव वाला क्या होता है अपना इलेक्ट्रॉन, यही है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अभी इसको हमें और डिफाइन करना है, यहाँ पे हमने बोल दिया कि फ्लो ऑफ चार्जेस है इलेक्ट्रिक करंट, तो मैं एक टर्म क्या लिखता हूँ कि करंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा अपना, डी क्यू बाय डी, सिंपल। और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, अगर करंट गिवन है और हमें चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी, ठीक है। देखो ये दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट एंड चार्ज, कर लो इसको, नोट कर लो। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद इन कंडक्टर विथ पोटेंशियल डिफरेंस विथ बैटरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होगा नहीं, सो दैट करंट फ्लो होगा क्या, इसमें नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी चाहिए टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। हो गया, नोट हो गया, बताओ। यस सर। इसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्राई करो इसको। सिंपल है कि मेरा अभी एक चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है।
ये चार्ज है उसका Q, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बताओ इस पूरे लूप में, ये जो लूप आएगा अपना जिसमें ये चार्ज फ्लो कर रहा है, उसमें करंट कितना जनरेट होगा? करो कैलकुलेट करो, मतलब बताओ, कैलकुलेट तो क्या ही करना, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। कितना? बोलो। चार्ज कितना है अपने पास? Q, राइट। तो जैसे अगर मैं करंट को डिफाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज इज Q, कितना टाइम लगेगा उसको एक रोटेशन में, उसको ले लेते सपोज कैपिटल T, राइट। तो क्या हो जाएगा? करंट कितना जनरेट होगा बताओ? Q कैपिटल T क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होता है? आपने देखा ही होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा। देख, सिंपली इस वाले केस में वेक्टर करंट आ गया। दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं अपने पास। एक तो होता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर आप करंट को टाइम के रिस्पेक्ट देखोगे तो जो मेरा कांस्टेंट रहेगा वैल्यू हमेशा, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, सिंपल है। और दूसरा होता है अपना अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? उसके नाम में ये देखो, टाइम के रिस्पेक्ट क्या होगा वो करंट? चेंज होगा, सिंपल। जैसे इफ आई ड्रॉ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जनरली ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में होता है। आप पढ़ोगे आगे, डिफरेंस है बस, ये आप नोट कर लो, नाम से ही पता चलता है वैसे तो, बट स्टिल एक इंफॉर्मेशन के बेस पे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बेसिक बेसिक है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अभी अपन थोड़ा मेन टॉपिक पे आएंगे। देखो नेक्स्ट पेज, करंट डेंसिटी। नाम से बताओ क्या लगता है आपको, करंट डेंसिटी क्या होगा? Number of charges flowing per unit volume. वॉल्यूम के रिस्पेक्ट बोला आपने, राइट। बट मेरे को आप बताओ, करंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम मास डेंसिटी जब बोलते हैं तब क्या होता है? इधर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट एरिया होता है, इसको बोलते हैं एरियल डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, और ये होता है अपना वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। हमें पता होता है कि मास जो है ना वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी ये वाली डेंसिटी आएगी। मास जब पूरा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा तब लीनियर आएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने? करंट। देखो करंट, करंट तो मेरा सिंपली फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर में। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बनाता हूँ, देखो ये कंडक्टर, तो कंडक्टर में से ऐसे करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है सपोज। तो थ्रू आउट द कंडक्टर फ्लो हो रहा है, देखो पूरे चार्जेस, सारे चार्जेस इन वन डायरेक्शन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इसका मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, देखो ये सपोज एरिया ले लिया डी ए, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट बोलेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होगी कि इसे एरियल थ्रू पास हो रहा है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट। तो करंट डेंसिटी क्या होगा मेरा? करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, एरिया के रिस्पेक्ट, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया। आइदर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ चार्जेस इस एरिया से क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। तो जनरली
इसको करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, जे वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये मेरा एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन किधर आएगा बताओ? आउटवर्ड, एन कैप, राइट। तो जे वेक्टर मतलब करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो एरिया के डायरेक्शन के साथ रहता है। तो जैसे अगर मैं लिखूं जे, तो क्या हो जाएगा? करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, और डायरेक्शन क्या होगा उसका? एरिया का जो डायरेक्शन है वही परपेंडिकुलर। देखो, एरिया का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, वो डायरेक्शन होता है करंट डेंसिटी का। तो इसमें कुछ डाउट? सर आपने स्पेसिफिकली एरिया ही क्यों सिलेक्ट किया डेंसिटी के लिए? देखो यहाँ पे आप लेंथ सिलेक्ट कर सकते थे क्या? जैसे अगर मैं लेंथ करता, ये लेंथ हो जाती, तो इसमें से कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वो तो नहीं, वही चार्ज तो फ्लो हो रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट। सर तो ऐसे तो वॉल्यूम में भी यूनिफॉर्म ही है ना, उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी डीवी वॉल्यूम के लिए। हाँ, वॉल्यूम में भी उतना ही चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर मैं एरिया में जाऊँ, डीए में, जैसे आप एरिया चेंज कर दो, राइट, तो करंट अपना चेंज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं ना। देखो, जैसे हम एरिया चेंज करेंगे क्या होगा? अपना करंट चेंज होगा। जैसे आप एरिया को इंक्रीज कर लो, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। एरिया को डिक्रीज करो, बेसिकली चार्ज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। अगर मैं पर वॉल्यूम लेता हूँ, देखो, पर वॉल्यूम तो मेरे को ये वाला केस कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा? उतना ही चार्ज होगा। ये तो चार्ज आगे फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या बताओ? नहीं। लेंथ के रिस्पेक्ट भी सिमिलर वही चीज आएगी, लेकिन जब एरिया के रिस्पेक्ट जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट, फॉर लेस एरिया लेस चार्ज फ्लो। जैसे एरिया इंक्रीज करेंगे चार्ज इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर एरिया एंड करंट के बीच में, जैसे मेरा एरिया ये हो गया डी ए, बट करंट जो है ना वो स्ट्रेट पास कर रहा है अभी भी, सपोज आई, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये सपोज ये एन कैप है, ठीक है, दिस इज थीटा। तो क्या हो जाएगा अभी बताओ? ये वाले केस में यहाँ पे देखो, करंट का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया? एरिया का जो परपेंडिकुलर है और करंट का जो डायरेक्शन है उसको क्या कर दिया? कितना एंगल है दोनों के बीच में? थीटा। तो कुछ नहीं, सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे? जे इज इक्वल्स टू, बताओ, डी J आई cos theta. बाय, अभी जो एरिया है ना उसका एंगल कितना है देखो, आई के रिस्पेक्ट थीटा। तो इसका अगर मैं आई के साथ लूंगा तो क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। ये समझा कि नहीं बता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैं करंट के साथ अगर मैं एरिया लिखूंगा तो मैं एरिया को कौन सा कंपोनेंट लूंगा एरिया का बताओ? कॉस थीटा वाला। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट किधर आएगा? नीचे की तरफ। नीचे क्या होगा? डी ए साइन थीटा। तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। ये भी नोट कर लो, जब दोनों पैरेलल नहीं होंगे तब कितना होगा। बाकी यूनिट तो पता है, करंट का क्या होता है बताओ? यूनिट एम्पियर। एम्पियर। तो इसका क्या होगा? जे का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट।
हो गया, नोट हो गया, बताओ। ठीक है, देखो, J is in the direction of area vector, so why don't we take the component of current vector? करंट का भी ले लो, सेम ही तो आएगा, है ना आर्यन? आप करंट का भी लोगे यस सर। तो क्या होगा वहां पे बताओ? J बेसिकली हमारा क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट? तो जैसे Yes, sir. एरिया वेक्टर में आपने करंट को कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा? DI cos theta. डी आई कॉस थीटा बाय डी ए, Yes, sir. राइट? इसके बाद आते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी क्या होता है ना, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एक कंडक्टर पे, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव होना स्टार्ट कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है उसका हम देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी सपोज लेफ्ट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में मूव होगा, तो वो सीधा मूव नहीं होता है, वो क्या होता है, ऐसे 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 कुछ भी करके यहाँ तक पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक। सपोज उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं गया, राइट? कैसे भी गया हैपेजाइडली, लेकिन एल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का इज एल, L. ठीक है? उसके बाद अभी उसने इफ टोटल टाइम उसने लिया एल डिस्टेंस कवर करने को, डिस्प्लेसमेंट कवर करने को, टाइम तो लिया सपोज, ठीक है? एल डिस्प्लेसमेंट तो टाइम में कवर। अब आपको पता ही होगा, जैसे अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो मेरा फोर्स कितना आएगा बताओ? कितना फोर्स आना चाहिए? चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ये आता है कि नहीं आता? ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा होगा, राइट? फोर्स क्या होता है अपना? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अपना चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो इस साइड में आता है फोर्स विच इज ई इंटू ई। अब यहाँ से फोर्स मेरे को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, m इंटू ए इज इक्वल्स टू ई इंटू ई। तो यहाँ से मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो, ई बाय स्मॉल एम आया। इसमें किसी को डाउट है क्या बता? इलेक्ट्रिक फील्ड किसने अप्लाई की? पोटेंशियल डिफरेंस ने। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है ना, ये होता है, देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी चार्ज ही हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, तो फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन हो गया।
अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेसिकली एवरेज वेलोसिटी है। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एल, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। पहले तो बता दो एल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, एल इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना टाइम लग रहा है उसको बताओ टॉ। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल इज इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन क्या है अपना ई ई बाय एम इंटू टॉ स्क्वायर। अब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी अपनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी एल, एल को क्या पुट करेंगे हाफ ई ई बाय एम टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉ। तो यहाँ पे मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, देखो कैपिटल ई स्मॉल एम क्या है पता है ना सबको, लिख ही देता हूँ। स्मॉल एम है अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ तक डेरिवेशन आ गया आपको, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, इसको कर लो अच्छे से, नोट कर लो। अरे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया है क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं सर। नहीं अच्छा, सर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ग्रेविटेशन तो किया होगा, ग्रेविटेशन सर क्या वो है? भी नहीं किया। नो सर। सर अच्छा ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यूवी कहाँ से आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वजह से जो चार्ज है ना उन पे एक फोर्स अप्लाई होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होता है, राइट। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल ये अप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन अप्लाई कर दिया, ऐसे देख लो आप, ठीक है। तो उसका एक चार्ज जैसे मास होता है, तो यहाँ पे आता है चार्ज, और जैसे एक्सेलरेशन आता है यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज पे जो फोर्स है वो Q इंटू ई होता है, ठीक है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बस आप एक जस्ट एक जनरली याद रखो, बाकी तो आपको डेरिवेशन पता चल गया ना। क्वेश्चन इस पे आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। हो गया, अभी सर देखो। 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर हो गया। अभी ना हमको करंट निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे करंट, देखो ऐसे अज्यूम कर लो, यहाँ पे इतना पार्ट मैंने लिया, फॉर dt टाइम कितना लेंथ कवर करेगा मेरा इलेक्ट्रॉन, बता, यहाँ से यहाँ तक v dt, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dt, लेंथ इतना कवर करेगा फॉर dt टाइम, राइट। उसके बाद बताओ, इफ मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर
यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ इतनी है VDT, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम बताओ कितना होगा? AVDT A VD DT, राइट। एरिया क्रॉस सेक्शन को A लिख लो, इतना तो पता चल गया। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यहां से यहां तक? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? n इंटू dv, राइट, विच इज n a vd इंटू dt। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बराबर। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है इतना, डेल्टा क्यू, बोल सकते हैं, राइट। कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, डी क्यू बोल दो इसको। कितने टाइम में? dt टाइम में। तो सिंपली मेरा करंट कितना आएगा? dq बाय dt। dq क्या है अपना? n a v d dt बाय dt। dt dt गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे करंट आता है अपना n a v d। ये नोट कर लो आप, करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें n क्या होगा, लिखा है ना मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल A विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, and Vd drift velocity। एक इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो नोट कर लो सही से। कर दिया? चलो ठीक है, हो गया होगा। इस पे सपोज एक एग्जांपल है अपने पास, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो करंट है विल बी एन ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हम उल्टा भी कर सकते हैं कि मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई बाय एन इंटू ए, राइट। तो एक चीज यहाँ पे पता चल गई कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, राइट। ये भी लिख ही लो। इसी पे ही क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो मेरे को नहीं लगता उसको करने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे। ये जो अपना डेरिवेशन है ना, आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी, देखो इसके बाद आता है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इसको थोड़ा अपन डीप में देखते हैं होता क्या। ओम्स लॉ आपको क्या पता है सर, बता दो मेरे को भी।
बताओ ओम्स लॉ क्या था? नहीं, V इज इक्वल्स टू आई आर तो ओम्स लॉ का ये है ना, एक्सप्रेशन है जो फाइनल, उसको यूज करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको V इक्वल्स टू आई आर बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अपन अप्लाई करते हैं इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट। ये होता है अपना ओम्स लॉ, राइट? इतना तो पता ही है अपने को। तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, रेजिस्टिविटी। किसी भी सर्किट में क्या होता है, ये जो करंट है ना, इसको फ्लो करने से रोकने के लिए वो वायर में एक रेजिस्टिविटी आ जाती है। जैसे आप रेजिस्टेंस बोल दो, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो को कम कर देता है, राइट? पोटेंशियल ड्रॉप करता है बेसिकली। तो उसी की प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या कर रहा है, बेसिकली करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, या फिर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, करंट को भी ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, राइट? लेकिन जो इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर में से तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी है ना, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। देखो, बिकॉज ऑफ इसका रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होता है, करंट फ्लो ही नहीं होता, राइट? ये जो रेजिस्टिविटी है, किसी भी कंडक्टर की अगर मेरे को रेजिस्टिविटी देखनी होगी तो कैसे देखेंगे हम, बताओ किस पे प्रोपोर्शनल होगा ये? रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस तो उसके बाद आएगा ना, रेजिस्टिविटी ये सर बेसिकली अच्छा सर, एरिया। मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है? एंड टेम्परेचर, देखो यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, राइट? तो बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे आप मटेरियल बदलोगे, मतलब अगर मैंने अच्छा कंडक्टर लिया, अच्छा कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर लिया, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। बैड कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टिविटी का बताता हूँ आपको, ये रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जो मेटल्स है ना, मेटल्स में जैसे ही हम किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, ये हमेशा याद रखो। और मेटल्स जो कि क्या है, गुड कंडक्टर है। इस पे तो थियोरेटिकली क्वेश्चन आएंगे, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है, उल्टा हो जाता है। डायरेक्ट हम फॉर ऑल मटेरियल नहीं बोल सकते, नॉन मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी से अपना फिर आया रेजिस्टेंस, इसमें कंफ्यूज मत होना रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। ठीक है, ये केवीपीवाई में एक बार एग्जाम, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था ये वाला, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर वाला, तो स्टार कर लो आप। और सेमीकंडक्टर्स के लिए सेमीकंडक्टर जो होता है ना, उसके लिए नॉन मेटल जैसे बिहेव करेगा, ठीक है? सेमीकंडक्टर एक्चुअली हमारा दोनों के बीच में होता है, राइट? उसको आप थोड़ी एनर्जी दोगे तो मेटल जैसे बिहेव करेगा, थोड़ी एनर्जी कम करोगे तो नॉन मेटल जैसे बिहेव करेगा। सर अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हाँ, टेम्परेचर बढ़ा के, तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना सर इलेक्ट्रॉन?
देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब हीट हो रहा है वो, राइट? यस सर। अगर मेरा कोई कंडक्टर हीट होता है तो हीट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनका जो मूवमेंट है उनकी वेलोसिटी तो कम होगी ना। आप क्या बोल रहे हो? सर ज्यादा नहीं होगा क्या क्या क्या? सर, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों होगा ज्यादा? देखो यहाँ पे अगर मैं इसका टेम्परेचर फॉर मेटल्स में आता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा बताओ? ये सॉलिड टू लिक्विड। लिक्विड एक बीच वाले फेज में आएगा। तो लिक्विड वाले फेज में बताओ, सॉलिड में पैक होता है इलेक्ट्रॉन की, लिक्विड में पैक होगा। सर लिक्विड में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, राइट? यस। लिक्विड में जब आते हो तो एटम्स एकदम दूर दूर चले जाते हैं, राइट? आपने देखा होगा एटम्स अगर दूर दूर चले गए तो इलेक्ट्रॉन को मोर स्पेस मिलती है। अगर ज्यादा स्पेस मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को तो इजीली क्या होंगे, वो फ्लो करेंगे। देखो सॉलिड में उसके पास स्पेस नहीं है मूव होने के लिए ज्यादा। सर इजीली फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस तो कम होना चाहिए। क्या? इजीली फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस तो कम होना चाहिए। हाँ इजीली फ्लो करेंगे बट उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी ना, वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं हो रही है ना, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी उसकी, यस सर, ड्रिफ्ट वो ठीक है, वेलोसिटी। बट उसका जो फ्लो होगा वो इसका तो इजियर होगा ना लिक्विड में। हाँ फ्लो इजी होगा तो सर बट रेजिस्टिविटी कम क्यों नहीं होगा? हाँ क्योंकि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। जैसे आप देखते हो कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया है, राइट? अभी सॉलिड टू लिक्विड में आएगा तो एटम सेपरेट हो गए तो उसका एरिया भी तो इंक्रीज हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस। राइट? तो एरिया इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑफकोर्स उसका स्पेस इंक्रीज होता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एरिया उसका स्पेस क्या होगा, मतलब उतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना एरिया अफेक्ट करता है, ठीक है? ओके। उसके बाद रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस देखो, ये नोट कर लिया ना सब? किसी का बचा है तो बताओ मेरे को बीच में, ठीक है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ एंड Inversely proportional to इनवर्सली area. प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका? कंडक्टर का। कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसका क्या होगा, ये लेंथ, और ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, विच इज रो एल बाय ए। ये तो आपने देखा ही होगा। बाकी इसका जो यूनिट है रेजिस्टेंस का, ऐसा यूनिट होता है ओम। तो यही से रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा बताओ, ओम Ohm meter. मीटर, ठीक है? रेजिस्टिविटी के उल्टा आता है, अगर आप रेजिस्टिविटी को इन्वर्स करोगे तो ये हो जाता है अपना कंडक्टिविटी, समझ रहे? मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी को कम करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा फिर, ओम इनवर्स Ohm inverse meter मीटर, inverse. ठीक है? एक एग्जांपल ट्राई करोगे इसके बाद, इसी पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक कंडक्टर का, ठीक है? ये हो गया तो बताओ मेरे को। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, रेजिस्टिविटी। करोगे क्या, क्वेश्चन करोगे क्या, बताओ? हो गया ये?
चलो आई गेस हो गया होगा। अभी जो मेरा कंडक्टर है ना कुछ ऐसा है, ठीक है। ये रेडियस है R1, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना सर्कुलर है, ठीक है। ये रेडियस है मेरी R2 और टोटल लेंथ है इसकी L और इसकी रेजिस्टिविटी है रो। तो इसमें मेरे को बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। कर सकते हो, करो ट्राई। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से ट्राई करना। हो गया तो बताओ मेरे को। आ रहा है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें, राइट। एक x डिस्टेंस पे इंटीग्रेशन तो करना आता है ना आपको, तो बोलोगे सर वो भी नहीं आता। x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक ये ले लो, इसका रेडियस क्या आएगा r, वो निकाल लेना पहले, राइट। फिर क्या करेंगे, इसका निकाल लो रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी है dx, एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर और रेजिस्टिविटी तो दी है रो, तो इसका निकाल लो। फिर इंटीग्रेट करो फ्रॉम x की वैल्यू 0 टू स्मॉल n, राइट। सबसे पहले इसका रेडियस क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से मतलब बताओ, ज्योमेट्री से आता है सिंपली, R1 और R2 के फॉर्म में, x और L के फॉर्म में। R बता दो मेरे को कितना होगा। अगर आपको ये वाला मेथड पता नहीं तो इसको क्या करते हैं, देखो इसको ना एक्सटेंड कर लो, एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। बन गया ट्रायंगल, इसका लेंथ ले लो P, कोई भी एक आर्बिट्रेरी। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, राइट। इसका हाइट बाय इसका हाइट इज इक्वल्स टू इसका बेस बाय इसका बेस, बोल सकते हैं कि नहीं, ट्रायंगल लॉ बताओ। तो क्या हो जाएगा, P बाय R1 इज इक्वल्स टू P प्लस L बाय R2। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे को P की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी बताओ, P R2 इज इक्वल्स टू P R1 प्लस L R1। तो यहाँ से P आ गया L R1 बाय R2 माइनस R1, करेक्ट। फिर क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल ले लो दो,
ये दो ट्रायंगल, तो इसमें कितना है बेस P, ये क्या है R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस एक्स बाय R, तो यहाँ पे R आएगा आपको कितना आ रहा है बताओ, P की वैल्यू यहाँ पे पुट करके R विल बी व्हाट, ये आएगा देखो R1 प्लस R2 माइनस R1 बाय L इंटू एक्स। आर्बिटरी जो हमारा पॉइंट है ना जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका रेडियस आ गया अपने को R1 प्लस R2 माइनस R1 बाय L इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा उतने पार्ट का, dr विल बी रो इंटू डी एक्स बाय ए, तो ए कितना है उसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो dr हो गया रो डी एक्स बाय पाई R1 प्लस R2 माइनस R1 बाय L का होल स्क्वायर। अभी R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, रो तो बाहर आ जाएगा पर ठीक है। R2 माइनस R1 बाय L x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप इंटीग्रेशन करते हो फ्रॉम 0 टू L, तो आपको आता है, अगर यहाँ पे मेरे को वैल्यू पता होती तो आराम से आ जाता। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताता हूँ आपको। ये आपको आता है रो L बाय पाई R1 R2। ठीक, आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन भी। एक छोटा सा क्या लिया हमने पार्ट लिया जिसकी लेंथ कितनी है dx, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो बस हमें क्या निकलना था इसका रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। इसकी रेडियस पता थी हमको कितनी है R1, इसकी रेडियस कितनी थी R2, इसकी टोटल लेंथ थी L, राइट। अरे पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, अगर उसका R रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। रेजिस्टेंस क्या था अपना रो L बाय A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। कर लो इसको अच्छे से नोट कर लो, अगर कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप में आता है ना तो उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये कैसे क्या पता चला ना, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस के लिए ही, आगे पूरा मैग्नेटिज्म वगैरह उसमें भी ये वाली कॉन्सेप्ट यूज होगी। इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये था, तो इंक्लाइन कंडक्टर के लिए क्या होगा, तो इस हिसाब से आप ट्रायंगल वाला जो लॉ होता है सिमिलैरिटी वाला वो लगा सकते हो।
चलो हो गया। बताओ इसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। कर लिया क्या, नोट कर लिया? यस सर। रेजिस्टेंस का नोटेशन कैसे होता है पहले तो देख लो। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा सबको ही, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से, राइट। इफ सीरीज में क्या होता है मेरे को बताओ। अगर मैंने एक बैटरी अप्लाई की यहाँ पे और सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा, इफ इसमें V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ठीक है, इसमें कितना हुआ है V2, और मेरा बैटरी का पोटेंशियल है V, तो क्या होगा, बेसिकली ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 प्लस V2, ये किससे इक्वल होगा, ऑलवेज V से, V के बराबर। ठीक है। सीरीज वाला केस है ये तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V। अब सीरीज में आप एक बात हमेशा याद रखना, इसका सपोज रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2। सीरीज में क्या होता है, हमारा करंट इन द सर्किट, सीरीज सर्किट अगर है तो क्या होता है, ये कांस्टेंट, ठीक है। इफ इसमें से अगर I करंट फ्लो करेगा तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू IR था, तो V1 क्या हो जाएगा बताओ, I इंटू R1 R1 प्लस I इंटू into R2 R2 इज इक्वल्स टू I into R इफेक्टिव, राइट। effective। तो बेसिकली हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मेरे को R इफेक्टिव निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर आप लगा लो, सिंपली क्या होंगे, ऐड होंगे। इसका उल्टा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो आप डायग्राम से ही पता चलेगा, दोनों रेजिस्टर को मैंने बैटरी से लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इधर भी क्या है प्लस V है, इधर भी क्या है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VV, इसमें भी V है, इसमें भी V है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, करंट I1 जाएगा, इसमें कितना जाएगा करंट I, और यहाँ से कितना निकला था, I निकला था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ, R1 R2 I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, बाकी इसका पोटेंशियल है V, तो लिख लूंगा मैं V बाय R इफेक्टिव इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। R इफेक्टिव हो जाएगा आपका सिंपली R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर लगा पैरेलल, ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा पहले भी। तो इसलिए आपको याद क्या रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है।
ये तो आप खुद भी कर सकते हो यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता कि देख देख के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चले आगे चले। इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे देखो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सबका रेजिस्टेंस है आर 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 आर। तो आर इफेक्टिव अक्रॉस ए बी कितना होगा बताओ? कर सकते हो क्या ये? चलो ट्राई करो। पाई आर बाई 2 आया इसका, ठीक है। और क्या क्या आ रहा है? पाई आर बाई 2 आ रहा है। सिंपली क्या करेंगे, अब ए बी के अक्रॉस सर्किट को ड्रॉ कर, ए और बी के बीच में चाहिए अपने को, राइट। तो हमें पता है कि आर और ये वाला आर तो क्या है, पैरेलल में, और बाकी जो है वो किस में बताओ? अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, सीरीज में दोनों, राइट। तो क्या हो जाएगा, आर आर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2R। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन। तो 2R आर और आर तीनों किस में आएंगे अभी, पैरेलल में। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R विच इज इक्वल्स टू 1/R इफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2R प्लस 2/R। 2 by R. तो क्या हो रहा है, 4 5/2R। तो R इफेक्टिव गलत लिखा क्या आपने? देखो एक बार, 2R/5 आ रहा है ना? आप क्या बोल रहे थे, 5R/2 आ रहा है कि 2R/5 आ रहा है? देखो So 2R by 5 ही आ रहा है। हाँ, तो 5R/2 कैसे आ रहा था आपका? रेसिप्रोकेट करना भूल गए होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। बट पता चल रहा है ना, ये सर्किट वाले क्वेश्चन जिसमें आर इफेक्टिव निकालना हो वो तो आप निकाल लोगे ऐसे ही। इसमें बस मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ, है ना। देखो, आर इफेक्टिव कैलकुलेट करने के एक दो ट्रिक है। कभी कभी सर्किट थोड़ा अलग आ जाता है जिसमें आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। देखो, सपोज मेरे पास अगर सर्किट है इस टाइप का, तो इस ए पॉइंट में और बी पॉइंट में मैं आर इफेक्टिव कैसे निकालूंगा बताओ? अब करके दिखाओ मेरे को। सबका स्मॉल आर है, ठीक है। अब बिना ट्रिक के हम निकाल ही नहीं सकते, लेंदी हो जाएगा। पता ही नहीं चल रहा है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, राइट। तो इस टाइप का कुछ आपको जिसमें ऐसा लगे कि थोड़ा
डिफिकल्ट जा रहा है या फिर पता ही नहीं चल रहा कौन सीरीज में कौन पैरेलल है, तो इसके लिए ना एक मेथड आता है, वो देखो, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कुछ नहीं होता, जो अपना डेल्टा होता है ना, जैसे यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या होगा, सिंपली एक ट्रायंगल। सही से देखना आप इसको, ठीक है। तीनों जो पॉइंट्स है, तीनों जो पॉइंट्स है वो कैसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, ए बी सी, ठीक है। तीनों का रेजिस्टेंस है आर आर आर। तो इसको मैं स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये डेल्टा टू स्टार। तो ए जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा, ए के और बी के बीच में एक बनेगा, देखो जैसे यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टर बन गया, यहाँ पे मेरा एक बन गया और यहाँ पे मेरा एक। तो मैंने वो पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया, रेजिस्टर्स को शिफ्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक बनाया और यहाँ पे एक बना। यहाँ पे हो जाएगा, किसकी कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है ये, R1 2, यहाँ पे लिख लो, शायद R1 लिख लो, ये हो जाएगा R2 या R3। 1 और 2 के कॉम्बिनेशन पे आ रहा है ये, देखो यहाँ पे ये किसके कॉम्बिनेशन से आ रहा है, 1 and 3, तो इसका नाम क्या होगा, R13। ये किनके कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है, 2 and 3, तो इसका नाम क्या होगा, R23। तो बाकी वैल्यूज सिंपल होती है, R12 हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। एक भी याद रख लिया ना आपने, बाकी तीनों अपने आप आ जाएंगे। R13 क्या हो जाएगा फिर, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। इसके बाद R23 क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3 बाय। अब इसका यूज करके ये वाला ट्राई करो, इसका और एक दो मेथड में बताता हूँ सिंपल, बट इसका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यूज करके मेरे को यहाँ पे आर इफेक्टिव बताओ कितना होगा थ्रू ए एंड बी, अक्रॉस ए बी। करो। सिक्स आर बाय फाइव, 6R/5 आ रहा है क्या, प्रतीक्षा का आ गया, देखो इसका यूज करके देखो सब आ रहा है क्या और कितना आ रहा है बताओ। देखो डेल्टा टू स्टार में एक बार मैं फिर से ब्रीफ में बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या था, डेल्टा कन्वर्जन करना है आपको, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, राइट। अगर मैं यहाँ पे तीनों डॉट्स को ज्वाइन करूँ तो इसको और इसको हम पैरेलल में भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये आ गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तीनों में। इसको और इसको सीरीज में भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है करंट, राइट। तो अगर मैं इसको इस टाइप वाले कन्वर्जन में शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा बेसिकली क्वेश्चन इजी हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो डेल्टा है इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे स्टार में, ये वाले स्टार, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टर आता है, यहाँ पे एक रेजिस्टर आता है और यहाँ पे एक रेजिस्टर आता है, बिकॉज ऑफ दिस थ्री रेजिस्टर R1 R2 एंड R3, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर आएगा ए, इसको ले लो O, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लो O। ए और O के बीच में जो रेजिस्टर आएगा, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2,
O और B के बीच में जो आएगा बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 3। उसके बाद O और C के बीच में जो आएगा वो 2 और 3 वाले कॉम्बिनेशन की वजह से आएगा। सिंपल, राइट। तो उसी को हमने किया है R12 R13 R23। मतलब जब यहाँ पे जब आऊंगा ना मैं, तो सीधा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इस डायग्राम को मैं कैसे बना रहा हूँ, देखो सीधा हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। ये ट्रायंगल पूरा हट जाएगा, यहाँ से ये आएगा, फिर से इस ट्रायंगल को भी आप हटा दो तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, राइट। ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो देखो कितना सिंपल हो गया। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये तीन किस में बताओ, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में, फिर कंबाइन करेंगे तो टोटल आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ रहा है, वैसे r/3 आ रहा है सबका, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा r/3 r/3 r/3, ये तो r है, ये वही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा r/3 r/3 r/3। इसको थोड़ा अच्छे से करो, r/3 इधर आएगा, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, एक ही बना लो फिर यहाँ पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पे तो है अपना r/3, यहाँ पे भी है r/3, बीच में कितना हो जाएगा 2r/3। इसके साथ पैरेलल में कौन है अब, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो कि सीरीज में है, r/3 प्लस r/3 2r/3 प्लस r, कितना हो जाएगा 5r/3। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए। देखो बेसिकली हम डेल्टा टू स्टार ना क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी तो आप कर लोगे, इसको पैरेलल में ले लो, इतना आ रहा है 3/5 प्लस इतना 6 प्लस 15 21/10r प्लस 2r/3। तो कितना हो गया नेट आर इफेक्टिव, 24r/21। 21 तो क्या होता है ये, इसको किससे डिवाइड कर सकते होगा, करो। सर 3 से 8/7r, 8/7r आ रहा है प्रतीक्षा, देखो एक बार कौन से मेथड से किया था आपने। सर मैंने बताने से पहले ट्राई किया था, ये पता नहीं था, कुछ और कर रही थी। नहीं, इसकी और एक मेथड है इजी, वो भी मैं बता दूंगा, बट ये वाला देख लो आप, ये कन्वेंशनल मेथड है, आपको मजा आएगा। मतलब कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना इस टाइप के, तो डेल्टा टू स्टार उल्टा भी कर सकते हो आप, स्टार टू डेल्टा, है ना। बट क्वेश्चन देखते आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे यूज करना है कि नहीं करना है। Right? एक बार वो मेथड लगा के एक डायग्राम बना के देखो कि यहाँ पे हो रहा है क्या, तो अगर हो रहा है तो सही है। सर हाँ हाँ, सर वो R12 का वैल्यू कैसे निकालें? r/2 R/2 नहीं, R12 जो सर, हाँ ये सर ये, हाँ ये हाँ, इसका तो कोई डेरिवेशन नहीं है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमने मेथड निकाला है, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन ही नहीं है, मतलब ये होता है, देख लो आप। अच्छा सर हाँ, यहाँ पे याद मतलब थोड़ा आपको ना पॉइंट का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ये था ए, तो यहाँ पे ए ही आना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये था बी, तो यहाँ पे बी आना चाहिए। ये था सी, तो यहाँ पे सी। यहाँ पे जनरली मिस्टेक हो जाता है पॉइंट्स में, तो ये जो है ना एंड पॉइंट ए बी सी, ये थोड़ा अच्छे से देख लो आप। ए बी सी वाले जो पॉइंट्स जब यूज करते हो ना क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, मिस्टेक हो सकती है तो वहीं पे मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है यहाँ पे मिस्टेक करने, ठीक है।
कोई भी सर्किट कर लोगे ना, इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बता दूं। कितने बजे तक लेनी है बताओ आप? मेरे को खुद नहीं पता, मेरे को तो अभी पता चला आपकी क्लास लेनी है ना? हाँ, इससे इजी एक ट्राई मतलब मेथड है, बट वो हर टाइम में यूज नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ये बताया। इससे और एक इजी मेथड है, मजा आ जाएगा आपको वो देख के। अरे मेरे को बताओ ना कितने बजे तक क्लास है, मतलब आपका शेड्यूल क्या था? 6 to 7:30 का। 7:30. ठीक है, फिर वो मेथड में बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाला, फिर अपन बंद कर देंगे, ठीक है? ये नोट हो गया? यस सर। ठीक है, ये जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए यूज होता है, फॉर सिमेट्रिकल सर्किट, ठीक है? ये जो मेथड है सिमेट्रिकल सर्किट्स के लिए ही होता है। जैसे जो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये भी सिमेट्रिकल देख रहे हो, कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है बताओ मेरे को? जो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, राइट? अगर मैं पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाता हूँ, देखो डायग्राम बन पाएगा तो बन जाएगा। ऐसे 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 इसको ना नीचे एक्सटेंड कर देंगे और, ठीक है? पता चल रहा है सर्किट? ठीक, ए, सॉरी इधर ले लो ए, इधर है बी, सबका आर है, ठीक है? अब वहां पे मैं लिख ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, ठीक है? तो अगर मेरे को बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो करंट होता है ना, वो इससे इक्वल होता है। यहाँ से जितना करंट निकलेगा इतना ही करंट यहाँ से जाएगा, और यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट यहाँ से आएगा। तो बेसिकली क्या है, ये करंट इससे सिमिलर है, ये करंट इससे सिमिलर है, ये करंट इससे सिमिलर है, इफ दिस सर्किट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अभी मेरे को बताओ ऐसे करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो इस टाइप का डायग्राम मैं बना सकता हूँ क्या? बस इतना बता दो। इसमें से कोई ऐसे एज्यूम कर लो कि इसका करंट इससे इक्वल है, तो नीचे करंट जा ही नहीं रहा, मेरा करंट सीधा ऊपर ही जा रहा है, राइट? सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, इसमें से करंट जा ही नहीं रहा, सीधा इसी में से आ रहा है। तो जब भी सिमेट्रिकल सर्किट आता है ना, तो हम सिमेट्री के अबाउट जॉइंट्स को तोड़ देते हैं। अब तोड़ने के बाद इजी होगा कि नहीं बताओ क्वेश्चन? अब तो बहुत इजी हो गया, तोड़ दिया आपने, दिया तोड़ दिया, अब ये दोनों सीरीज में आ गए, बताओ ये किस में आ गए? ये भी दोनों सीरीज में आ गए, ये इसके साथ पैरेलल में आ गया, ये इनके साथ सीरीज में आ गया। सिमिलरली नीचे भी ये दोनों इधर, ये इधर। देखो बस आपने वहां पे उसको तोड़ दिया और ये सीरीज में। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल में, ये तीनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, ये तीनों सीरीज में, और टोटल तीनों सरफेस किस में? सीरीज में। अब हो जाएगा, राइट? देखो कितना इजी है। ये वैल्यू बताई दो मेरे को कितना आ रहा है, आर आर आर
ये कितना हो जाएगा 2r r r r r r 2r r r r। तो डायरेक्ट हम आर इफेक्टिव यहाँ से हमने क्या कर दिया, सिमेट्री के अबाउट सर्किट को क्या कर दिया, तोड़ दिया। देखो फिर ऊपर वाला ट्राई करके देखो इसी मेथड से हो रहा है क्या, वो भी सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट, तोड़ के देखो उसको। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसको भी करके देखो उसी टाइप से हो रहा है क्या, 8r/5 आ रहा है। इसमें ये क्या हो जाएगा, आर 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 कितना आ रहा है बताओ इसका, 2r और r पैरेलल में आएंगे, टू आर बाई 3 प्लस 2r कितना होता है 8r/3 और ये इसके साथ पैरेलल में है तो 3/8r प्लस 1/2r। देखो आ रहा है 8r/7। हाँ, देखो कितना इजी हो गया, वो लंबा मेथड और ये इजी मेथड 8r/7। तो कुछ नहीं, सिमेट्री के अबाउट क्या कर दो, जॉइंट्स को तोड़ दो, खत्म। जब भी आपको सिमेट्रिकल सर्किट दिखेंगे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, 1 सेकेंड में हो जाएगा। और ये तोड़ते क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है, ये बताया मैंने आपको। सिमेट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है बेसिकली, जो करंट होता है ना वो भी क्या हो जाता यहाँ है, पे एक और प्लस 3/8r नहीं होगा क्योंकि मतलब एक क्या और क्या क्या नीचे वाला पार्ट भी था ना। नहीं, ये वाला तो इसका कितना है, अच्छा सर आपने नया दिया है। ये पिछला वाला क्वेश्चन लिया ना मैंने प्रीवियस। अच्छा हाँ अरे सर ठीक है, सॉरी मुझे लगा आप यही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने बस बताया प्रीवियस वाला अगर इस मेथड से करेंगे तो 2 स्टेप में कैसे हो जाता है। लेकिन सर्किट क्या होना चाहिए ये मेथड के लिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये देखो आप, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सर्किट वाले जिसमें आपको आर इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो सारे ट्राई कर लेना, तो आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देख सकते ठीक है, फिर यहीं पे रोकते हैं, नोट कर लो इसको। आपका इसके बाद कोई क्लास है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, एक ही था। यस सर। ओके ओके। ये नोट शेयर करने बताओ। यस सर। और मेरे को बताओ कौन कौन से ग्रुप में शेयर करने हैं। तो 11 के कौन सा है ग्रुप? तो कार्बन और सीवुड। सर सीवर्स एंड कार्बर। सीवुड के दोनों ग्रुप है ना, और इवनिंग वाला बैच भी है शायद, तो इन चारों में कर देता हूँ। ठीक है, फिर एंड कर देते हैं मीटिंग। ओके चलो, थैंक यू।